हेलो क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ नई ग्रोथ्स के बारे में जो कि यूट्रस में देखने को मिलते हैं, जो कि दो टाइप से हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। कुछ ग्रोथ्स बेनाइन टाइप्स की थी, कुछ मैलिग्नेंट टाइप की ग्रोथ्स हो रही थी जो कि फैल रही थी अदर जगहों पर और डिज़ीज़ कॉज करवा रही थी। ठीक है, और मैंने और भी कुछ आपको साइन एंड सिम्टम्स बताए थे ग्रोथ के अलावा कि किस तरीके से यूट्रस के अंदर मायोमेट्रियम में एंड एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से, या फिर यूवी रेडिएशन की वजह से, या अदर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्रोथ एक्सेस अमाउंट में कॉज हो सकती है या फिर होना स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, जिसके साइन एंड सिम्टम में ब्लीडिंग था, पेन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। उसी से थोड़ा बहुत लिंक्ड है एक और कंडीशन जिसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस। ये दो जो कंडीशंस हैं ये भी ग्रोथ से ही रिलेटेड हैं। ग्रोथ के अकॉर्डिंग जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ कॉज होने लगती है तो ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, और क्योंकि मैंने आपको वो पहले इसीलिए रिमाइंड करवा दिया क्योंकि ये भी उसी से इंटरलिंक्ड है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। जो आपके यूट्रस के 3 लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इपीमेट्रियम या पेरीमेट्रियम जिसका नाम होता है। तो जब एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की इनर लेयर है, अगर वो यूट्रस से बाहर ग्रो करना स्टार्ट कर दे, मान लीजिए वो जो टिश्यूज़ हैं एंडोमेट्रियम के वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं एरिया को लेकर, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनर मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस में ही रहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से कि वो जो लेयर है वो यूट्रस के बाहर ग्रो करना स्टार्ट हो जाती। अब कहाँ कहाँ पे ग्रो करेगी? फॉर एग्ज़ाम्पल ओवरीज़ हैं, पेरिटोनियम लेयर है, या फिर पाउच के फॉर्म में वजाइनल ओपनिंग के साथ भी दिखाई दे सकती है। यानी जब आप एग्ज़ामिनेशन करेंगे, वजाइनल एग्ज़ामिनेशन, तो आपको देखने को मिलेगा कि सर्विक्स के एरिया में यूटेराइन टिश्यूज़ की ग्रोथ प्रेजेंट है। ठीक है, पाउच के फॉर्म में। एडिनोमायोसिस क्या है? ये तो एंडोमेट्रियोसिस की बात हो गई। एडिनोमायोसिस क्या है? एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम में इन्वेड कर जाए, यानी कि बाहर तो नहीं ग्रोथ करेगी लेकिन वो ग्रोथ एंडोमेट्रियम जो है उसकी सेल्स, उसके टिश्यूज़, उसके वेसल्स मायोमेट्रियम में घुसना स्टार्ट करेंगे, पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और ये भी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, पैथोजेनेसिस की बात करें तो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल थ्योरी है, या फिर कोइलोमिक मेटाप्लेजिया की वजह से, लिम्फेटिक वैस्कुलर स्प्रेड की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से, अगर मान लीजिए ईस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा किसी की बॉडी में बढ़ जा रहा है, ओवरी में ट्यूमर है, ओवरी में कैंसर है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन क्या हो जाए, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर क्या देखने को आपको मिलेगा? वहाँ पर जो ग्रोथ है पहले तो एक्सेसिव होगी, फिर वो और कहीं पर भी होने लगेगी, यानी अपने साइट के अलावा और कहीं पर भी, और मायोमेट्रियम में भी इन्वेड कर करके जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो फीचर्स इसमें क्या देखने को मिलेंगे? इसमें क्रोनिक लेवल का पेल्विक पेन, डिसअमेनोरिया देखने को मिलेगा, डिस्पनोरिया,
बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि मायोमेट्रियम से जब भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लो हैवी रहता है और इस तरीके की और पेन भी बहुत ही ज़्यादा एक्सेस होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होगा। इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकती है एंडोमायोसिस में। ठीक है, और अडीनोमायोसिस में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है, क्योंकि मायोमेट्रियम में भी क्या हो गया है, टिश्यूज़ की ग्रोथ, जिसकी वजह से बल्की यूट्रस, बैगी यूट्रस, इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अगर बात करें हाउ टू डायग्नोज, तो एंडोमेट्रियोसिस जो है इसका लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इसका बेस्ट एग्जामिनेशन होता है। अडीनोमायोसिस की बात करें, अडीनोमायोसिस में यूएसजी और एमआरआई की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि क्या कंडीशंस है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में आप पेन के साथ में पेशेंट आएगा तो एनसेड्स हैं, ओसीपीज़ हैं, प्रोजेस्टिन्स, जीएनआरएच, हार्मोन्स के मेडिकेशन आप दे सकते हैं, यानी आप उन मेडिकेशन को देंगे जो कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के लिए एंटागोनिस्ट होते हैं। बाकी अगर इसके पूरा क्योर, कंप्लीट क्योर की बात करें तो सर्जिकली एक्सेशन करवाना एंडोमेट्रियम का जो एक्सेस अमाउंट में है, एंड हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, अडीनोमायोसिस में मेनली हिस्टेरेक्टोमी, तो अगर फैमिली कंप्लीटेड है तो। अदरवाइज़ आप हार्मोन थेरेपी दे करके उसके जो बढ़े हुए हार्मोन्स हैं उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो ये तो थी एंडोमेट्रियोसिस एंड अडीनोमायोसिस की कंडीशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरीज़ के डिजीज़ की, तो ओवरीज़ में बेनाइन टाइप का देखने को मिलता है और मैलिग्नेंट टाइप का देखने को मिलता है डिजीज़ेस या फिर ग्रोथ। तो ओवरीज़ की जब भी हम बात करते हैं तो सिस्ट वाला जो एक कंडीशन देखने को मिलती है वो बहुत कॉमन है। होता इसमें क्या है, इसमें सिस्ट छोटे छोटे बन जाते हैं, फंक्शनल टाइप के रहते हैं। जैसे आपने एक जो डिज़ीज़ सुनी है पीसीओडी, पीसीओएस, ये क्या है, ये भी सिस्टिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी इसमें सिस्ट का फॉर्मेशन एक्सेस अमाउंट में बन रहा है। तो सिस्ट जब बनती है तो हार्मोन्स भी एक्सेस अमाउंट में दिखता है और जो मैच्योर एग है वो भी रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो ये सिस्टिक कंडीशन बेनाइन फॉर्म की कंडीशन होती है। ठीक है, लाइफस्टाइल सुधारने से और जब प्रॉपर डाइट लेते हैं तो उस पर असर देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेनाइन टाइप की कंडीशन है, लेकिन इसमें कुछ मैलिग्नेंट टाइप की भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एपिथेलियल ओवेरियन कार्सिनोमा है। ठीक है, या फिर जर्म सेल्स के ट्यूमर, जर्म सेल्स के भी जो ट्यूमर्स हैं, योग सैक का ट्यूमर है, देखने को मिलते हैं। ये किसमें जो ओवम बनता है, ओवम का बेसिकली ट्यूमर होता है। ठीक है, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, क्योंकि जो ओवम होता है उसके पास जर्म सेल भी होते हैं, उसके पास जो है क्रोमोसोम्स भी होते हैं उसके, क्योंकि वो एक सेल है, वो एक हैप्लॉइड सेल है। तो उसमें अगर ट्यूमर कॉज हो रहा है तो फिर वो मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर कॉज होता है। तो यहाँ पर बेसिकली कार्सिनोमा, ग्रैन्युलोसा, ये सारी कंडीशंस कॉज होती हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इसके फीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे,
यहाँ पर आपको एब्डोमिनल एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, पेन, मास, मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी, इनफर्टिलिटी, एसाइटिस, कैचेक्सिया, ठीक है। ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाना, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो पस का फॉर्मेशन होने लगे जब लेटर स्टेज हो जाएगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू इम्बैलेंसिंग इन हार्मोन्स देखने को मिलेगा। इनफर्टिलिटी, क्योंकि ओवम में क्या हो गया है, ट्यूमर कॉज हो गया है, और ओवरी में भी ट्यूमर कॉज हो गया है, जिसकी वजह से जो है नॉर्मली ओवम ना तो रिलीज़ हो पाएगा और ना ही वो फर्टिलाइज़ करने के लायक बचेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस आप इसकी कैसे करेंगे? अल्ट्रासाउंड, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, डॉपलर्स सोनोग्राफी करके आप इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है, कंफर्म कर सकते हैं। ट्यूमर मार्कर्स कुछ होते हैं, जैसे कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि तब बढ़ते हैं जब ट्यूमर हो। इसके लिए एक आपका है सीकेट 125, जो एपिथेलियल ट्यूमर मार्कर है, इसको आप सीरम से भी पता कर सकते हैं इसका। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है जिसका नाम है AFP, बीटा HCG जो कि जर्म सेल से रिलीज़ होता है, नॉर्मली प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में ये नॉर्मली भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लैप्रोस्कोपी की हेल्प से या बायोप्सी की हेल्प से आप कंफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो बेनाइन फॉर्म में है तो सिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, सिस्ट का रिमूवल कर सकते हैं, ओफेरेक्टोमी कर सकते हैं, यानी उसमें उस ओवम जो कि रिलीज़ नहीं हो पा रहा है उसकी भी ओफेरेक्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट के बिहाफ पर आप मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। लैप्रोक्टोमी आप रिमूवल करा सकते हैं, कम्प्लीटली रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी करा सकते हैं। अगर वाटर रिटेन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो वाटर की भी रिमूवल अवेलेबल है, आप करवा सकते हैं। रेकमेंड पेशेंट के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात ओवरी की डिजीज़ेस के बारे में। एक छोटी सी कंडीशन और है आपकी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जिसको PID बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें अपर जेनिटल ट्रैक्ट्स में इन्फेक्शन हो जाता है। अपर जेनिटल ट्रैक्ट्स यानी यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरी, पेरिटोनियम, इनमें, ठीक है। और ये हो किसी भी वजह से सकता है, फंगल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक, कोई भी। अब जैसे गोनोरिया है, गोनोरिया इज़ अ बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया इज़ अ फंगस, तो इनकी वजह से क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, ठीक है। साफ़ सफाई प्रॉपर ना रखने की वजह से इन्फेक्शन पहुंच जाए, ग्रो कर जाए, तो बेसिकली वो इन्फेक्शन तो लोअर जो है सेगमेंट में ही रहता है, लेकिन जब अनट्रीटेड कंडीशन होती है तो वो स्प्रेड आउट करके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को कॉज कराता है, ठीक है। कैसे ये फैलेगा इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले असेंडिंग इन्फेक्शन होगा सर्विक्स से। असेंडिंग की मतलब है कि इन्फेक्शन होगा तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इस सर्विक्स के थ्रू होगा। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होगी, ठीक है, यानी कि एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। फिर सैल्पिंजाइटिस, यानी कि और ऊपर जो है जो फेलोपियन ट्यूब है, जो फंडस रीजन है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ। फिर ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है, ओवरीज हैं, इनमें पस का फॉर्मेशन होना, एब्सेस का फॉर्मेशन होना।
स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू क्रॉनिक लेवल ऑफ डिजीज। ठीक है, बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की कि इसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स शो होंगे, तो लोअर एब्डोमिनल पेन होगा और वो भी काफ़ी ज़्यादा सीवियरली होगा। पेन, फीवर होगा, वजाइनल डिस्चार्ज है, डिस्परेनिया है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं। ठीक है, और अगर लंबे समय तक इन्फेक्शन रहा और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कराया गया, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर क्रॉनिक लेवल का पेल्विक पेन स्टार्ट हो सकता है फीमेल्स में। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें इसको डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की, तो हाउ टू डायग्नोस दिस कंडीशन। वैसे तो इसमें इतना सीवियर पेन होता है कि वो फीमेल पेन की शिकायत के साथ में आएगी और आपको अल्ट्रासाउंड करके भी पता चल जाएगा कि एब्सेस का फॉर्मेशन है, वाटर रिटेन है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग भी कॉज होगी। इसके एक सिम्टम में ये भी है। तो क्लिनिकली आप फीवर और सर्विक्स के मूवमेंट्स के, उसकी टेंडरनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन से आप पता कर सकते हो। नॉर्मली जो है एग्ज़ामिन करके ही आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको कल्चर कराना है कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर इन्फ्लामेशन है तो वो किस रीज़न की वजह से है, यानी इन्फ्लामेशन का प्रॉपर कॉज क्या है, बैक्टीरिया है, क्लेमाइडिया है यानी फंगस। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम स्वैबिंग के थ्रू कल्चर ले करके स्वैबिंग के थ्रू सैंपल ले करके कल्चर परफॉर्म करवाएं। नाट, एक सीटी नाट टेस्ट होता है जिसमें हम, जैसे पीसीआर होता है ना, उसकी वायरस की ग्रोथ को देख लेते हैं हम, बैक्टीरिया की भी ग्रोथ को देख लेते हैं, उसके डीएनए एंड आरएनए की प्रेजेंस के बिहाफ पर। उसी तरीके से ये भी न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग होती है, जिसमें हम गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया के डीएनए आरएनए की प्रेजेंस के बिहाफ पर, उनके न्यूक्लिक एसिड के प्रेजेंस के बिहाफ पर हम देख लेते हैं कि क्या कोई जो इन्फ्लामेशन हुआ किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, किसी फंगस की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी जो है डायग्नोसिस प्रॉपर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें इसको कैसे आप ट्रीट करेंगे, इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो मेनली अगर ये बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर ये फंगल है, ग्रोथ से हमें पता चल जाएगा, तो यहाँ पर हम एंटी फंगल मेडिकेशंस देंगे। ठीक है, और इनमें भी हम क्या करेंगे कि काफ़ी वाइड रेंज आती है हमको, जैसे सेफ्ट्रिक्सोन है, डॉक्सीसिलिन है, मेट्रोनिडाज़ोल है, इनकी हेल्प से हम ट्रीट कर सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। ठीक है, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं फॉर पेन, रेस्ट रिकमेंड करेंगे। अगर एब्सेस की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम उसकी ड्रेनेज भी करवा सकते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो, और सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हैं। पीआईडी विद डैमेज, यानी कि बार बार अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो रही है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं फीमेल के डैमेज हो रहे हैं, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज में डैमेज है, तो हम सर्जरी के थ्रू कंप्लीट रिमूवल करा सकते हैं। अगर उसकी फैमिली कंप्लीटेड, देखिए हिस्टेरेक्टॉमी हम रेकमेंड ही तभी करते हैं अनटिल बहुत ज़्यादा अगर इसको क्रॉनिक लेवल की डिजीज़ है तो हम उसके लिए रेकमेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम नॉर्मली ट्रीट करने का ट्राई करते हैं, तब हिस्टेरेक्टॉमी परफॉर्म कराते हैं।
तो इस तरीके से हम नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन को, इन्फेक्शन को। तो ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम पेल्विक डिजीज़ेज़ को या कोई भी डिजीज़ है उसको हम ट्रीट कर पा रहे हैं। मेथड्स मैं यहाँ पर बता सकती हूँ, तो मैंने आपको ज़्यादातर यहाँ पर मेथड्स ही बताए हैं, ठीक है। और आपको जो बहुत ज़्यादा अगर आपको जानना है कि कौन सी एंटीबायोटिक, क्या डोज़, क्या चीज़ें, तो वो सब चीज़ें आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, पढ़ रखी हैं फार्माकोलॉजी में। इसलिए यहाँ पर हमको क्या बताना होता है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में हर एक चीज़ का मेथड। इसी के साथ क्लास आपका ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने कुछ क्लासेस नॉर्मली ली थी, कुछ आपके वीडियोस लेक्चर के फॉर्म में एक्स्ट्रा मार्क पे हैं, कुछ वीडियोस यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो होल सिलेबस इज़ कंप्लीटेड फॉर नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोगों ने एक एक नोट्स, एक एक डिजीज़ को डिस्कस किया। आपको पूरा ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का जो कंप्लीट नोट्स है वो आज मैं प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम के ग्रुप पे। आप उसको चेकआउट करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि एक बार हम लोग पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं इस पूरे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में। सिर्फ गायनेकोलॉजी की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, आपने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, उनके कैसे उसका एग रिलीज़ होता है, मैच्यूरेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सभी कुछ जाना। प्लासेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है ना। एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी सुपरफिशियली। उसके बाद हम लोगों ने डीप में फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ा, जिसमें मैटरनल चेंजेस, कैसे आप डायग्नोसिस करेंगे प्रेगनेंसी की कि हाँ वो फीमेल प्रेग्नेंट है। साइन एंड सिम्टम के बिहाफ पर भी बताया मैंने, और नॉर्मल टेस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से टेस्ट, हर एक मंथ का अलग अलग साइन सिम्टम मैंने आपको तीनों ट्राइमेस्टर का बताया है। फीटस की नॉर्मल पोजीशन, और नॉर्मली फीटस में कौन से ऑर्गन कब डेवलप होते हैं, ठीक है। फीटस के बारे में ऑल अबाउट द फीटस हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने एंटीनेटल केयर के बारे में पढ़ा कि एंटीनेटल केयर कैसे आप करेंगे पेशेंट को, यानी अगर कोई पेशेंट है और वो प्रेग्नेंट है तो, ठीक है। एंटीनेटल केयर, प्रीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, ये सारी तीनों ही टाइप की केयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने पढ़ा फिजियोलॉजी ऑफ लेबर। फिजियोलॉजी में लेबर की सारी स्टेजेस पढ़ी, मैकेनिज़्म पढ़ा, डिलीवरी को कैसे कंडक्ट कराते हैं नेचुरल मीन्स में, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। फिजियोलॉजी ऑफ परपीरियम पढ़ा, ठीक है, फिनोमिना देखा परपीरियम क्या है, केयर ऑफ परपीरियम पढ़ा, न्यू बॉर्न की केयर कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ा, सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी। पैथोलॉजी पढ़ी, फिर हम लोगों ने पैथोलॉजी में सारी डिजीज़ेस पढ़ी, क्योंकि इसीलिए गायनेकोलॉजी में आपको बहुत कम डिजीज़ेस दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी जैसे एनीमिया है, यूरिनरी सिस्टम की डिजीज़ेज, यूटीआई, एसटीआई, हम लोग ऑलरेडी पैथोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी में डिस्कस कर चुके थे, और वो भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ भी पढ़ाया है, गायनेकोलॉजी में भी पढ़ाया है, बट थोड़ा सा सुपरफिशियली, हाँ, ठीक है। और हाइपरमियासिस ग्रेविडारम, डिजीज़ेज़, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज, ये सब चीज़ें पढ़ी। फिर हम लोगों ने लेबर की पैथोलॉजी पढ़ी, लेबर के दौरान क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या अबनॉर्मल कंडीशन होती हैं, जैसे ऑस्टिको पोस्टीरियर पोजीशन हो गई,
ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो गई, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो गया। तो अगर इन सब कंडीशंस में फ़ीमेल है तो कैसे आप उसका मैनेजमेंट करेंगे, मैंने ये भी आपको बताया है। यानी एक एक डिजीज़ और उसको डायग्नोसिस करने का तरीका और उसकी ट्रीटमेंट, सारी ही चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं। न्यू बॉर्न का अफेक्शन, यानी जैसे कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें ज़्यादा ही केयर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एस्फैक्सिया नियोनेटरम की कंडीशन है, प्री टर्म बेबी है, उसको डिस्कस किया। फिर ऑब्स्टेट्रिकल ऑपरेशन, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं फिजियोलॉजी ऑफ लेबर में। तो नॉर्मल डिलीवरी में अगर फोर्सेप्स डिलीवरी है, सी सेक्शन है, अबॉर्शन इंड्यूस कराना है, लेबर इंड्यूस कराना है, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। पैथोलॉजी ऑफ परपीरियम में परपीरियम के इन्फेक्शन। फिर हम लोगों ने कुछ मिससेलेनियस टाइप के टॉपिक्स पढ़े थे, पेरीनेटल मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी, प्लासेंटा इनसफिशिएंसी है, कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैसे यूज़ करना है आपको, प्री टर्म लेबर, इन सभी कंडीशंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको कुछ नेचुरोपैथिक कंडीशन बताई हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ नेचुरोपैथिक एप्लीकेशंस के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के कंडीशन में कैसे आप हाइड्रोथेरेपी से, कैसे नेचुरोपैथिक डाइट के हेल्प से, या अंडर वाटर डिलीवरी, वो भी एक नेचुरोपैथिक प्रोसीजर्स में आती है, तो किस तरह से आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं एज अ नेचुरोपैथिक स्टूडेंट। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में बात कर रही थी, उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, जैसे पेरीनेटल मोर्टेलिटी है, पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी, प्लासेंटा इनसफिशिएंसी, या कॉन्ट्रासेप्शन कैसे यूज़ करना है, ये सब पढ़ा। योगा एप्लीकेशन नाम का एक यूनिट आपके में था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर परपीरियम में अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई थी डिटेल्स में कि किस तरह से आपको मैनेजमेंट ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है, रेकमेंड करना है कैसे कैसे चीज़ें, जिनके हिसाब से जो वो फीमेल है उसको प्रॉपर एक सपोर्ट मिल सके, हर एक तरीके का, फिज़िकली मेंटली, और कैसे आपको सेशंस लेने हैं उसको, कैसे क्या जब मैंने आपको एंटीनेटल केयर बताई तो मैंने आपको वहाँ पर सारी चीज़ें बताई थी, किस तरह से आप नॉर्मली उसको फिज़िकली मेंटली हर तरीके से सपोर्ट देंगे और उसकी प्रॉब्लम्स को सुन करके समझेंगे, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें हम लोगों ने ऑब्स्टेट्रिक्स में पढ़ी। गायनकोलॉजी में हम लोगों ने ढेर सारी डिजीज़ेस पढ़ी, डिजीज़ेस के अकॉर्डिंग कैसे उनकी ट्रीटमेंट करनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो नॉर्मली जितना सिलेबस आपका था अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट हो कि ये चीज़ें कैसे करते हैं क्या नहीं, तो आपको जब तक आप, क्योंकि देखिए ऑप्स गायनी इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें हम रटवा करके सिर्फ वही चीज़ें आपको बता सकते हैं जो चीज़ें रटने और समझने वाली हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जब आप किसी एज अ गायनकोलॉजिस्ट के अंडर में काम करेंगे, किसी ऑब्स्टेट्रिशियन के अंडर में काम करेंगे, सीखेंगे, वो भी कोई तुरंत नहीं, 2-4 महीने 6 महीने सीखोगे आप जब उनके अंडर में काम करना रहना, तो वहाँ पर आपकी ये नॉलेज जो हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये नॉलेज भी वहाँ पर आपको काम आएगी और आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप सीख पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है सिलेबस, और प्रैक्टिकल सिलेबस है, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि अगर आपको सारी चीज़ें कि आपको टेंशन हो कि हाँ हमें क्लियर नहीं है, ये है,
सारी चीज़ें, तो वो आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बाकी इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन।